ये बताइए कि जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगते हैं जिसमें एक सर्टेन केमिकल भी है ग्लूटाथायोन जी, इज इट सेफ? ग्लूटाथियोन देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर बात करती हूँ, जिसका ये मतलब है कि पिछले 20 साल 10 साल की जितनी रिसर्च है ना साइंस के ऊपर, वो मैं शेयर करती हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ अपने तमाम सोशल मीडिया पे। उनको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ सेफ है या नहीं, या फ्यूचर में इसकी सेफ्टी है या नहीं, आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। ग्लूटाथियोन का तो ऐसा पंगा है, मुझे 90% लोग जो कॉन्टैक्ट करते हैं वो कहते हैं जी हमें अपना रंग गोरा चाहिए, और बहुत सैड बात है। आपको जो रंग गोरा चाहिए, आपका रंग साफ होना चाहिए, एक्नी नहीं होने चाहिए, दाग धब्बेछाइयाँ नहीं होनी चाहिए, डबल टोन नहीं होनी चाहिए कि आधा गोरा आधा काला, साफ होना चाहिए, तो वो खुद ही खूबसूरती होती है। सबसे पहले तो माइंडसेट बदलें कि गोरा नहीं चाहिए। मसला ये है कि ग्लूटाथियोन जो है आपके अपने डॉक्टर्स, आपके अपने डर्माटोलॉजिस्ट, आपके अपना सोशल मीडिया उसको प्रमोट कर रहे हैं। जब कमिंग फ्रॉम हाई एंड जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका फ़र्ज़ बनता है कि वो असल पिक्चर दिखाएं अपनी अवाम को, जो कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन्होंने क्या सोचना है? उन्होंने तो यही कहना है ना कि ये सेफ़ है और ये काम करता है, हम ले लें। इस बात को ज़रूर समझें, और मैं ये ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी कि ग्लूटाथियोन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आईवी ग्लूटाथियोन जो इंजेक्शन आपने कहा था, वो आपके वेन में जा रहा है, वो एब्जॉर्प्शन उसकी बेस्ट है क्योंकि वो आपके वेन में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन बेस्ट है। वो इस्तेमाल होता था लिवर के जब डैमेज हो जाता था, अल्कोहलिक्स लोग जो शराब पीते थे, या लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, आपके पूरे जिस्म को हेल्प करेगा। अगर आप वैसे वो ठीक है, अगर वो ड्रिप लेनी है आपने इस रीज़न की वजह से कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको इन्फेक्शंस मत हो, तो आपने 1-2 दफ़ा ले ली, वो ठीक है, वो उसकी वजह है। लेकिन फिर देखा गया कि जब वो लेते हैं ड्रिप तो उसे रंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने आके आईवी ग्लूटाथियोन पकड़ लिया और बेचना शुरू कर दिया रंग गोरा करने के लिए। उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, और जब आप देते हैं तो 2-4 ड्रिपें नहीं होती, वो आप कई महीनों के लिए उसका सेशंस चलते रहते हैं और फिर जब छोड़ेंगे तो आपका रंग वापस वैसा हो जाएगा, तो आपको नशा पड़ जाएगा अपने आप को रंग गोरा करने का। तो आपके डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि अगर आप इसको लेते रहेंगे और कई साल लेते रहेंगे, तो इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि 10 साल के बाद आपका गुर्दा फेल होगा या डैमेज होगा या आपको कैंसर हो जाएगा। अभी तक रिसर्च अमेरिका ने नहीं दी, तो आप पाकिस्तान में कैसे कह सकते हैं कि ये सेफ है? आप अपने वेन्स में डाल रहे हैं, आप अपने जिस्म के साथ खेल रहे हैं, आप अपने उसकी एक वजह है, भी है वो सेफ है। अगर आप सिर्फ इम्यूनिटी के लिए दे रहे हैं, फटीग हो गए हैं, थक गए हैं, आपको एग्जॉशन हो गई है, आपने 1-2 वंस इन अ ब्लू मून, या आपने उस वजह से लिया है 2-4 ड्रिपें, ये नहीं कि रंग गोरा करने के लिए 2-4 ड्रिपें नहीं होती, उसका पूरी डोज चलती है कई महीने 6 to 8 वीक्स, और उसके बाद फिर आप बार-बार सेशंस कराते हैं उस रंग को मेंटेन करने के लिए। तो इसकी वजह से अब ये डिपेंड करता है कि आधा मैसेज मत दें अपनी अवाम को, उनको ये बताएं कि रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन सेफ नहीं है। इम्यूनिटी अगर इंक्रीज करनी है, 1-2 दफा ड्रिप ले ली, लेकिन लोग उस वजह से नहीं ले रहे, लोग ले रहे हैं रंग गोरा करने के लिए। तो ये आपका फर्ज एज ए डॉक्टर पैसा मत कमाएं इसके ऊपर, उन्हें बताएं, फिर भी लेना है तो आप लें। वो फिर पेशेंट की अपनी मर्जी है कि उसको सच्चाई पता है और आप वो लेना चाहते हैं, वो उसकी विलिंगनेस है। और फिर भी उन्होंने अपने सर पे डंडा मारने तो मारने दें, अप टू देम। लेकिन ग्लूटाथियोन के सेफ्टी जिसके पीछे है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वो बाय माउथ के पीछे है। उसकी चाहे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी ना भी हो, ओरल बाय माउथ जो आप कैप्सूल्स ले रहे हैं ना, उसके पीछे सेफ्टी है। उसके पीछे अमेरिका के अंदर बेतहाशा रिसर्च हो चुकी हुई है, और उन्होंने कहा है जी कि ये सेफ है, आप इसको ले सकते हैं। और जो क्रीमें आप इस्तेमाल करते हैं ग्लूटाथियोन वाली 2%, अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो रंग आपका वैसे भी अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी वैसे भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने बहुत ही आपको तकलीफ है ना रंग गोरा करने की, तो ग्लूटाथियोन बाय माउथ ले लें, टैबलेट्स, और फिर क्रीम साथ लगा लें, तो आप गोरे चमकते हुए हो जाएंगे। आईवी इंजेक्शन अगर लेना है तो अपने रिस्क पे लेना। मुझे ये बताइए, जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनकी हैवी ट्रीटमेंट चल रही होती है, क्या वो इस तक इंजेक्शन यूज कर सकते हैं बोटॉक्स या एंटी एजिंग को या रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए? जब उनका एक्यूट ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, वो बेचारे तो वैसे ही इतने थके हुए होते हैं, सारा कुछ उनको कहाँ अपनी खूबसूरती का होना है, वो तो बड़ा ही एक्यूट फेज होता है। एक्यूट फेज जब उनका गुजर जाता है, उसके बाद फिर जब स्पेशल कोर्सेज दिए जाते हैं बाहर के मुल्कों में, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि उनको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जब एक्यूट फेज में नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर होता है कैंसर का, उसके साथ मिलकर जाके पता करो कि हम ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। और जो ग्लूटाथियोन की बात हो रही थी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, वो तो वैसे भी उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए दी जाती है, नॉट फॉर द रंग गोरा। उनको उस वक्त ये नहीं पता होता, लेकिन वो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद लेंगे। मतलब कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते?
साइड इफेक्ट्स अब डिपेंड करते हैं कि वो किस फेज में से गुजर रहे हैं ना, उनकी इम्यूनिटी किस लेवल पे है। जो कैंसर के सर्वाइविंग पेशेंट होते हैं वो बार बार जाके जब देखते हैं कि रिलैप्स तो नहीं हो गया, वापस तो नहीं आ गया, कि वो बिल्कुल रिमिशन में चला गया कि नहीं, वो उस फेज पे डिपेंड उस वक्त। लेकिन अगर वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हो गए और सारा कुछ ठीक है तो एंटी एजिंग की सारी स्किन केयर इस्तेमाल करें, व्हाई नॉट। श्योर थैंक यू। मुझे अब ये बताइए कि आपने जो लैशेस लगाई हुई हैं ये कितने वीक्स चल जाती हैं? अच्छा, पता है क्या, मैं मेकअप में अच्छी नहीं हूँ और मेरी स्क्रीन ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि शॉर्टकट मारो, मुझे कुछ करना नहीं आता तो मैं लैशेस लगवा लेती हूँ। ये ग्लू के साथ लगती है, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी अपनी लैशेस अगर मस्कारा के साथ लगा लेना, आपके पास टाइम है, आपको मेकअप करना आता है तो आप वो करें। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, आई एम टू बिजी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, और मैं जब इतना भी टाइम नहीं कि सुबह उठ के मैं मुंह धो लूँ, तो उसकी वजह से फिर मैं ये शॉर्टकट मारती हूँ। वैसे शॉर्टकट जिंदगी में कभी नहीं मारना चाहिए, उसका नुकसान होता है। नुकसान ये कि ग्लू आपकी अपनी आई लैशेस को ब्रेक कर सकता है अगर आप बार बार करवाएं। मेरी तरह अगर आपने साल में जो है सिर्फ 1 या 2 दफा कराना है बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर टू बिजी, तो करवा लें। और ये 2 वीक्स तक ये अगर आप इसको अच्छी तरह केयर करेंगे तो ये 4 हफ्ते तो चल जाती हैं। केयर क्या हो सकती है? केयर ये कि आप डायरेक्टली नहीं, मुंह आप जरूर धोएं। ये मैं सोची थी, मैंने सुना कि पानी नहीं डालते, पानी मुंह पे मत डालें, डायरेक्ट आंखों में मत डालें, क्योंकि जितना आप उसको गीला करेंगे वो एक एक गिरती रहेंगी, फिर 2-4 इधर होंगी, 2-4 इधर होंगी, इट विल लुक ऑकवर्ड। फिर आप उसको जाकर रिप्लेनिश करो, और वो फिर आप करने वाला कौन है, ग्लू से इन्फेक्शन। पेनफुल तो नहीं है प्रोसेस? पेनफुल नहीं होता, लेकिन देखिए मैं हमेशा कोई भी प्रोसीजर हो ना, ये तो खैर एक छोटी सी कॉस्मेटिक प्यारी सी चीज़ है, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि करने वाले पे डिपेंड करता है किसके हाथ में क्या चीज़ पकड़ा दी। बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दोगे सबको आग लग जाएगी, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप एक मेडिसिन होती है लटीस, वो या सीरम होते हैं या कैस्टर ऑयल, वो लैशेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल करें। लेकिन मतलब ऑयल से आप मसाज करते रहे ताकि वो इस तरह से ब्रश करके, ये रात को सोने से पहले मैं तो 40 मिनट रात को सोने क्या से पहले स्किन के लिए क्या करती हैं आप? मैं जी करती स्किन केयर हूँ। स्किन केयर में मैं रात को सोने से पहले और सुबह उठ के मेरा आधा घंटा और दुनिया एक, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं हाइकर हूँ और माउंटेन्स पे चढ़ना पसंद करती हूँ। उसके साथ मैं आई एम ऑल, मेरा मतलब टोटल जो टाइम जाता है ना, जब मैं पढ़ नहीं रही होती या रिसर्च नहीं कर रही होती या मैं मेडिसिन का काम या प्रैक्टिस नहीं करती, मैं स्किन केयर करती हूँ। उसमें क्या करती हैं? मैं चूंकि दाग धब्बे छाइयाँ नहीं है मेरे फेस पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं एंटी एजिंग करती हूँ। जिन लोगों के दाग धब्बे छाइयाँ उनको उसके सीरम और उसकी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और जिन लोगों के एक्नी है उनको उसकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप एंटी एजिंग के लिए क्या करती हैं? एंटी एजिंग में मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले जो है, मैं हमारे वहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है यूएसए में, अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पोल्यूशन है तो आप फेस वॉश करें। मैं सीधा पानी से मुँह धोती हूँ क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल गर्द वगैरह नहीं होती। उसके बाद जो है मैं विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करती हूँ जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ मॉइस्चराइज़र। मेरे मॉइस्चराइज़र में सेरामाइड या पेप्टाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और फिर मैं सनब्लॉक इज़ मस्ट एवरी, मैं आप कह लो कि 2-4 घंटे के बाद, तो मैं ऑफिस में हूँ, इंडोर हूँ, तो फिर मैं नहीं इस्तेमाल करती। हर 2 घंटे बाद बाहर जाऊँ तो मैं दोबारा से रीअप्लाई करती हूँ। और आपका सनब्लॉक हमेशा मिनरल सनस्क्रीन होनी चाहिए। मिनरल सनस्क्रीन जो होता है SPF होना चाहिए? SPF 30 से अबव कोई भी चीज़ ठीक है। आप 50 लेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि वो 96 से 98% का फ़र्क आ जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है। मिनरल इसलिए इस्तेमाल करें कि देसी स्किन पे मिनरल जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्किन को इरिटेट इन्फ्लेम नहीं करता। रात को आप साबुन से या फेस वॉश यूज़ करती हैं या नहीं? जिस आपसे बात करती? एब्सोल्युटली करती हूँ क्योंकि दिन का सारा जो गर्द गुबारा आपकी स्किन के ऊपर है। उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना होता है ट्रेटनॉइन, जिसे रेटनॉल्स कहते हैं। उसके पीछे 40 साल से ज़्यादा का डेटा है साइंटिफिक कि वो बेस्ट एंटी एजिंग है। तो हर औरत, हर बच्ची, हर मर्द को 25 साल के बाद इस्तेमाल करना चाहिए रेटनॉल्स। रेटनॉल्स जो उसका फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता स्किन आपकी टॉलरेट कर ले तो आप ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई ये कहता है कि वो स्किन थिन कर देता है तो बिल्कुल गलत बात है। वो आपकी स्किन को थिक करता है और वो एंटी एजिंग है। फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियाँ, आपकी एज को डिले करता है, कोलेजन को इंड्यूस करता है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। फिर रेटनॉल्स के साथ, अब तो मैं कई सालों से कर रही हूँ, तो मैं ट्रेटनॉइन यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं कॉपर पेप्टाइड और पेप्टाइड सीरम्स भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो भी बहुत एंटी एजिंग होते हैं। तो हम ये किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं एंटी एजिंग? 20s, 25 से ऑनवर्ड।
25 से पहले नहीं, राइट? 25 से पहले आपकी जो स्किन होती है ना, उसका स्किन का जो सेल होते हैं वो बड़ी तेजी से बन रहे होते हैं। अच्छा, ग्रोइंग स्टेज ही होती है। तो वो आपके सेल नीचे से बन बन के ऊपर आ रहे हैं, आपको एक्सफोलिएट करने की जरूरत नहीं होती। मैं 5 रातें रात को जो है ना वो ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करती हूँ, बाकी 2 रातें जो है 1 या 2 रात मैं एक्सफोलिएट करती हूँ। तो आफ्टर 25 हम ये सारा प्रोसेस जो आपने बताया, सर्टेन केमिकल्स जो सुनने भी में ज्यादा लगता है, ये हर इंसान इस्तेमाल करना शुरू हर किसी को चाहिए, एब्सोल्युटली करें। पता है क्यों? लोग बता नहीं रहे स्किन केयर इज मस्ट। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, आपके दाग धब्बे छाइयां नहीं होंगी, आपको ये जो जा के आप हाइफू और ये प्रोफाइल और पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर करा रहे हैं, आपको फिर भी एज के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी जरूरत होगी टचअप की। लेकिन आप अगर 3 महीने बाद करा रहे हैं तो तब आपको सिर्फ साल में 1 या 2 दफा जाना पड़ेगा। मैंने हाइड्रा फेशियल जिंदगी में 1 दफा करवाया, वो भी पता है क्यों करवाया? क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा भाई ये हाइड्रा फेशियल आया, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, जाके कराओ। मैंने कहा अच्छा जी, वहाँ पे $150 देना पड़ गया मुझे। तो वो मैंने करवाया। तो उसके बाद मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ा है? मुझे तो कोई नहीं। कहते वो आपकी स्किन पहले ग्लो कर रही थी तो आपको क्या फ़र्क पड़ना है? सब कुछ खुद करती हैं और आपको अपनी मदद खुद करनी चाहिए, अपना आप डॉक्टर बंदा खुद बने स्किन को लेकर। आपके कोई दाग धब्बे, कोई आपका इश्यू चल रहा होता तो आपको फ़र्क महसूस होता। तो ये जो चीज़ स्किन केयर है ना, और ये जो खूबसूरती है, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। And you have to work on yourself. 3 महीने बाद जाके कोई एक चीज करवाएंगे, वो 2 महीने लास्ट करेगा। 2 महीने के बाद आपकी शक्ल वापस आ जाएगी। और आपको अपनी डाइट मेंटेन, पानी वगैरह भी साथ साथ चलते हैं। 2 लीटर पानी पीती हूँ। और ये आपने टॉपिक बड़ा अच्छा छेड़ा। जब तक आप अपने फिजिकल फिटनेस में नहीं होंगे, मैं सप्लीमेंट्स बेतहाशा लेती हूँ, क्योंकि हर बंदे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। मुझे ये बताइए, जो सारी क्रीम्स हैं, आपने सबकी बात की, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन इनमें जितने भी केमिकल्स हैं, इनको जब हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, व्हेन वी गेट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, म्यूटेशन नहीं आती केमिकल्स में? कोई स्किन को मसला नहीं होता? नॉट एट ऑल। कोई स्किन कैंसर, स्किन डिजीज, जो म्यूटेशन लेकर आ रहा है या म्यूटेशन जो डैमेज कर रहा है आपकी स्किन को, दैट्स द राइट वर्ड, वो है यूवी रेडिएशन। जितनी खतरनाक यूवी रेडिएशन है, आप अपने बच्चों को सन ब्लॉक या सनस्क्रीन की आदत नहीं डाल रहे, उसके बाद क्या होता है, उनके सन स्पॉट्स पड़ जाते हैं। और सन डैमेज जो होता है वो क्या करता है, आपको एज करता है। फोटो एजिंग कहते हैं इसे। यूवीए का मतलब है यूवी रेडिएशन, ए से एजिंग। वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट यूजिंग सनस्क्रीन। और यूवी से बी जो होता है बर्निंग, आपकी स्किन को बर्न कर रहा है। और जो ए से एजिंग, आपके डार्क स्पॉट्स, ये छाइयां और ये जो आपका खराब होना शुरू हो जाता है और जल्दी एजिंग हो जाती है, वो सन से हो रही है। तो आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। और ये बाकी जितनी, इसलिए पता है, मैं पाकिस्तान, आपने मेरे से पूछा था कि आप किस मिशन विजन पे हैं, मैंने यहाँ आके नोट किया कि हर कोने खुदरे में लोगों ने क्लिनिक्स खोली हुई हैं। पता नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है, एस्थेटिशियन कर रहा है, या डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर भी कर सकता है अगर वो टोटली ट्रेंड है, लेकिन वो अपने आप को स्किन डॉक्टर मत कहे। वो अपने आप को ये कहे कि मुझे स्पेशल इंटरेस्ट है, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, मेरा हाथ बहुत अच्छा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, कंपैशन है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डॉक्टर होता है जिसने स्पेशलाइज किया होता है। वो प्योरली स्किन डिजीज करता है, वो स्किन को देख के बता सकता है कि इसके पीछे का डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, मैं तो अपने ऑफिस में मलेज़मा, एक्नी, ऐसी चीज़ें देखती हूँ दिन रात। तो एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मुझे औरत को पूरा एज अ होलसम देखना पड़ता है। लेकिन जब मेरे पास कोई आता है, मुझे लगे कि ये मेरे उस एक्सपर्टीज से बाहर है, मैं उन्हें बताती हूँ कि जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लें, आपका केस वो वाला है। जो क्लिनिक खुली हुई है ना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। लोग जाके खरीद लेते हैं। आपको पता है अमेरिका में अगर कोई आप क्रीम उठाते हैं और डब्बा उठाते हैं, तो डब्बे के ऊपर एब्सोल्युटली एक एक चीज लिखी होती है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा और उसकी परसेंटेज क्या है। वेरी गुड। आपके यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि इसमें स्टेरॉइड है, इसमें ब्लीच है, इसमें ये होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसमें नाइसिनामाइड है। और मैं अपनी वीडियो सारी इसलिए बनाती हूँ ताकि लोग एजुकेट कर सकें कि मैंने नाइसिनामाइड खरीदना है ना, नाइसिनामाइड की परसेंटेज 5% होनी चाहिए। 2% होगी तो काम नहीं करेगी, 10% होगी तो मेरी स्किन को इरिटेट करेगा। ये 4-5 चीजें, रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनने की जरूरत। अगर ये चीजें आप रट्टा लगा लें, हम स्कूल में रट्टा लगाते थे ना कि मैंने अपनी स्किन पे अल्फा अर्ब्यूटन लगाना है 2%, मैंने स्किन पे विटामिन सी लगाना है 10%। 4-5 चीजें याद कर लें, और कोई प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, खुदा के वास्ते मत खरीदें, डोंट बाय इट। क्योंकि आप लोग प्रमोट कर रहे हैं ऐसी चीजों को। अगर आप एजुकेटेड कंज्यूमर होंगे और ये क्रीमें खरीदना बंद कर देंगे जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट की लिस्ट नहीं है, तो क्या होगा, इंडस्ट्री को लिखनी पड़ेगी, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन्होंने उसके अंदर क्या डाला है। आपकी शक्ल पता नहीं किससे मिल रही है, मुझे याद नहीं आ रहा। जैकलिन फर्नांडिस से। कल मुझे किसी पॉडकास्ट ने कहा, किसी और ने मुझे कहा कि पता नहीं, हाँ उससे ही मिल रही है, और भी कुछ लग रहा है। 4 लोगों से और मिलाया तो ठीक है। आई लाइक हर जैकलिन। आप मुझे जिससे मर्जी मिला दें। मैं पिछले 5 दिन से यही सुन रही हूँ। अच्छा मुझे पता है लिप फिलर्स का, जब लिप फिलर्स आपने करा लिए तो ठीक है,
लेकिन जिनके खराब हो जाते हैं, you see, बबल्स बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं, जब क्या ये है? फिलर और प्रोसीजर्स होते हैं हाँ ना, जी। ये आपके हाथ में नहीं, ये उसके हाथ में है जिसके हाथ आप चढ़ गए। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो आपको अच्छा बना सकता है, अगर बेड़ा गर्क हो अच्छा, इनके जाए। कोई साइड इफेक्ट्स है? फिलर्स जो होते हैं ना, ये एक्यूमुलेट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि करने वाला कहाँ डाल रहा है। अब प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन सबने हाथ हौला कर लिया। किसी की चिन है ना, वो साइड से अच्छी नहीं लग रही तो कहेंगे यहाँ डाल दो, अच्छी चीज़ है। किसी के यहाँ पे बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं, सारा कुछ हो गया है, यहाँ हल्का सा डाल दो। लेकिन ये जो यहाँ पे डाल के डक की तरह फिरते हैं, ये अगर आपके लिप्स आपको बहुत ही बॉदर कर रहे हैं, आप डालना चाहते हैं अच्छे हाथ में, वो अच्छा काम कर दे और टू मच ना कर दे, और आपको बहुत ही सेल्फ स्टीम लो हो रही है और आपका जीना मरना हराम हुआ है, तो गो फॉर इट। लेकिन ऐसे बंदे के पास जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक्चुअली सर्टिफाइड पर्सन, सर्टिफाइड, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो आपको और जब ऑफिस में एंटर होना तो उसके बैठे हुए सेक्रेटरी देख लो कि उसने उसके ऊपर क्या काम किया हुआ है। अगर और रिव्यूज चेक करें कि जिसके ऊपर काम किया हुआ है वो आज से 10 साल के बाद उनकी शक्लें कैसी हैं। हाँ, आप लोग का जो दिल करता है आप लोग करवाए, आप लोग की अपनी पर्सनल लाइफ में मत कराओ प्लीज, जवानी में मत कराओ। लेकिन एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होना, एक अच्छा 25 साल से पहले वाली लड़कियां, अच्छा मशवरा दे, वो होना बहुत जरूरी है। 25 साल से पहले वाले तो अपने फेस को हाथ भी ना लगाएं, ना थ्रेड कराएं, ना कोई हीटिंग प्रोसीजर कराएं, क्योंकि फैट लूज हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। 40 के बाद अगर जाके थोड़ा बहुत काम करना है तो करें। वो चले ठीक है, वो जस्टिफाइड है कि चले यू टर्निंग ओल्ड एंड क्रॉसिंग द एज ऑफ 40। मुझे ये बताएं, आपको फ्री टाइम मिलता है तो मूवीज, फिल्म्स या कोई ड्रामाज या नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ देखती हैं, या बस पढ़ाई, मेडिकल रिसर्च एंड केसेस ही होते हैं? मैंने ना अपना, पहले मेरी सोशल लाइफ बहुत होती थी। जब आप एक जर्नी पे होते हैं और आपकी एक कॉलिंग होती है, जिस तरह मैं अब एजुकेशनल जो है मेरा अब ये है कि पाकिस्तान की आवाम को मैंने तमाम साइंटिफिक नॉलेज सिखा के जाना है। कभी कि मेरी नॉलेज मेरी हैवी लैंग्वेज हो जाती है कि मैं सोचती हूँ यार इसकी उर्दू क्या उनको समझ नहीं आएगी, तो आई ट्राई टू गेट टू दैट लेवल कि मेरी उर्दू अच्छी हो जाए, मैं उसको समझा सकूँ। कभी कभी नहीं आती मेडिकल टर्मिनोलॉजी की मुझे उर्दू, मुझे पता चला जी पेनक्रियाज का उर्दू होता है लबलबा, मैं ये चीजें सीख रही हूँ, आपने बताया, और गॉल ब्लैडर का होता है पित्ता, तो मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू गेट टू दैट लेवल। जब मैं रिसर्च करती हूँ बहुत ज़्यादा, वो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, आई मीन बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मुझे उसका शौक है बुक्स से पढ़ने का, तालीम। फिर मैं हाइकिंग में हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है अपनी लाइफ से तो मैं नेचर से, और बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? नेचर से बच्चों को भी, आपको पता है मैं बच्चों के साथ क्या करती हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए वो वाले सारे वो ढूंढ ली हैं रिक्रिएशनल चीज़ें जिसमें मैं हूँ। जब मैं हाइकिंग पे जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को सुबह उठा के कहती हूँ चलो नेचर में जाना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है, तो वो आपका टाइम आपस में बॉन्डिंग। और हस्बैंड के साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? मेरा हस्बैंड जो एब्सोल्युटली वही चीज़ें पसंद करता है, मैंने आपको बताया था कंपैटिबिलिटी हो जाए ना, ही इज़ ऑल्सो इनटू स्पोर्ट्स। हम लोग थोड़ा सा एथलेटिक नेचर के हैं, हमेशा से वो क्या कहते हैं टेनिस खेलते हैं और सारे स्पोर्ट्स में, उसके साथ नेचर में वो भी हाइकर है। हम पिछले साल किलिमंजारो गए थे, विच इज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और उसके बाद मैं हमेशा ये देखती हूँ कि बच्चों को मैं मेडिकल मिशन ट्रिप, अगर मैं किसी मिशन ट्रिप पे जाके लेस फॉर्चुनेट गाँव में जाके काम कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ ले जाती हूँ, उनको ये दिखाती हूँ कि दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आप लोगों की मुश्किलात, गरीबों की मुश्किलात देखें। सारे लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, ताकि उनके अंदर एम्पैथी पैदा हो, उनको पता चले कि ये भी इस तरह भी जिया जाता है। तो मैं अपनी जितने भी हॉबीज़ हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि हमारा टाइम जो लिमिटेड है उसमें एक दूसरे का ओवरलैप हो जाए, और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। और गाने सुनती हैं या नहीं? म्यूजिक मैं डिक्शनरी हूँ बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस की और गाने की। तो कोई फेवरेट सा छोटा सा क्यूट सारा गाना और उसकी पहली 2 लाइनें सुना दें। आपने मुझे पाकिस्तान से भगवाना है तो आप मेरे से गाना सुन लीजिए। आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल डांसर, मुझे क्लासिक डांसिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, रियली? डू यू लर्न इट बैक यूएस में? मैं बचपन से डांसर थी। अच्छा। नचाना भी जानती हूँ। गुड। नहीं, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, गाना नहीं आता? एब्सोल्युटली नहीं आता। तो लबे आती है दुआ बन के तमन्ना, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, बस ये दुआ है। दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज अ वंडरफुल दुआ। व्हेन वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, इट वाज मच नीडेड, बिकॉज जिस विजन और जिस मिशन के साथ आप पाकिस्तान में, अल्लाह आपको उस विजन मिशन में कामयाब करें, और हम तमाम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन और हमारी ज़िंदगी को संवारने में बहुत काम आ सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे, डॉक्टर शिवानम मुफ्ती। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑन योर फ्यूचर endeavors. Whereas, thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe to Sama Podcast. Whereas, if you guys have any queries, just let us know in the comment section below down. But we are coming back to you into the next session. Till then, stay tuned. Bye-bye.